नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेंगे रियोस्टैट। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, रियोस्टैट जो डिवाइस है वो करंट को कंट्रोल करता है और करंट को किस तरह से कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो अभी वीडियो पॉज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आप सबके लिए है। डिफाइन 1 ओम। ठीक है, 1 ओम की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो टोटल 3 फैक्टर्स हैं जो आपको बुक में दिए हुए हैं। इससे पहले आप यहाँ पर हम डायग्राम देख लेंगे। ये हमारा एक कंडक्टर या फिर हम कह सकते हैं वायर जिसकी लेंथ है L और इसका एरिया है उसका। अगर इस वायर को इस तरह से देखेंगे तो हमें एक सर्कुलर दिखाई देगा, इस तरह से एक सर्कुलर दिखाई देगा। इसी सर्कुलर पार्ट को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम ए से शो करते हैं, जिसका लेंथ हो गया L और उसका एरिया है A। ऑलराइट, अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमको दिया है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ कंडक्टर के लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन शॉर्ट हमें लिख सकते हैं R यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज़ द स्मॉल l। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ऑलराइट, और इसी तरह से अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ईजिली फ्लो करेगा। सेकेंड फैक्टर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, 1/A हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है। इससे हम क्या समझ में आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा एक दूसरे के। उसके बाद थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो भी हमारा कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, इस चीज़ पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कंडक्टर सिल्वर का बना हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर यही कंडक्टर आयरन का बना होगा तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। अब ऐसा क्यों है, सिल्वर का कम क्यों है और आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट पेज में, हम समझ लेंगे। नेक्स्ट पेज में हम ये दोनों चीज़ें आप याद रखें कि इन्वर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमने समझाया था। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जिनको हमने इन शॉर्ट इस तरह से लिख लिया है। अगर हमें इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो R रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म की हमको ज़रूरत होगी। अगर हमको प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटाना है तो हम यहाँ लगा देंगे रो। R रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L/A, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल आ जाएगी रो। ठीक है, ये एक जो सिंबल है ये रो का सिंबल है, इसे लिखा जाता है RHO। ये हो गया सिंबल, हो गया रो का। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाने के लिए ये इसको करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि रो क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को प्रपोज करती है या आगे बढ़ने से रोकती है, आगे बढ़ने के लिए रोकने के लिए कोशिश करती है। दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रो। हमने थर्ड पॉइंट में देखा था कि नेचर ऑफ द मटेरियल में रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। अगर सिल्वर से बना होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और अगर आयरन से बना होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रो रेजिस्टिविटी ये वैल्यू जो है सिल्वर की वो कम होती है और आयरन की ज़्यादा होती है। इसीलिए ऐसे कंडक्टर्स जो सिल्वर से बने होते हैं उनमें करंट ज़्यादा होता है, यानी कि चार्ज उनमें ज़्यादा प्रेजेंट रहता है और फ्लो होता है।
और जो कंडक्टर जो नॉन मेटल्स या एलॉय से बना रहता है उसमें रो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो हाई होती है, चार्ज को स्ट्रांगली अपोज करती है या तो फिर करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक है, अगर करंट फ्लो कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं। और ये एक टर्म नया है जो इम्पॉर्टेंट भी है, इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, इसका सिंबल आपको पता चल गया होगा कि रो है। डेफिनेशन इज इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, ठीक है, वो एक गुण होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। अगर रेजिस्टिविटी अगर मैथमेटिकली अगर हमको एक्सप्रेस करना तो हमें क्या करना होगा, इसमें से रो की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रो को फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे और राइट वाली आर वाली साइड में कर देंगे। एल बाय ए अगर इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा ए बाय एल, तो रो की वैल्यू आएगी हमारी आर ए बाय एल। अगर हमें रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट फाइंड करनी हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। आर यानी कि रेजिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। एरिया की एसआई यूनिट होती है एम स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। और नीचे है आपका एल, एल यानी कि लेंथ, उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ये आपकी रो की यानी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी से ही रिलेटेड हम नेक्स्ट पॉइंट कुछ और देख लेंगे जो आपके बुक में है। रेजिस्टिविटी में हमें को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, उससे हम एक एक करके समझ लेंगे। जिसमें फर्स्ट है इट इज़ अ कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, वो चाहे वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। चाहे कंडक्टर की वायर की लेंथ बड़ी होती है, छोटी होती है, जैसी भी होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी उसकी सेम रहेगी। जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। चाहे सिल्वर की वायर की लेंथ कितनी भी हो, चाहे इंक्रीज हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा हो, कैसी भी हो, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा ऐसी ही रहेगी। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज इज 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर। मेटल्स और एलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेंज होती है, वो 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर तक ही रहती है। यहाँ -8 और -6 और 10 की है, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। और कम रेजिस्टिविटी होने के कारण मेटल्स और एलॉयज़ जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, जिनमें चार्जेस ईजिली फ्लो होते हैं। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इज़ 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं यानी कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी रेंज 10⁻12 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। यहाँ पर पावर प्लस में है, मतलब बहुत ज़्यादा है रेजिस्टिविटी। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें करंट फ्लो या चार्ज फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। यहाँ पर आपको बताया गया कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम भी मेटल्स होते हैं, जो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि इनमें चार्जेस ईजिली फ्लो करते हैं और इनमें लो रेजिस्टिविटी होती है। लास्ट पॉइंट है alloys used in electrical heating devices as their resistivity is high and they do not burn readily। मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। तो एलॉयज़ जो होते हैं उन्हें हीटिंग डिवाइसेस यानी कि जो हमारे हीटर्स होते हैं उनमें एलॉयज़ का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी हाई होती है मेटल से और ये जल्दी से बर्न नहीं होती है, जलते नहीं हैं। ठीक है, यानी कि जल के ख़त्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम से हम पहले देख लेंगे रेजिस्टर। रेजिस्टर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या होता है, रेजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टर को भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जो करंट को लिमिट करती है या अपने से लिमिट करंट को ही पास होने दे, उसी को हम कहेंगे रेजिस्टर। इसकी एक अलग से एक डेफिनेशन देख सकते हैं, रेजिस्टर इज़ एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कांट ट्रैवल थ्रू ईजिली। यानी कि रेजिस्टर वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं हो सकती। पास तो होती है लेकिन ईजिली पास नहीं होती है। लेकिन अगर रेजिस्टर के एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें बहुत आसानी से आप समझ लेंगे।
यहाँ पर दिया है फैन, बल्ब, टीवी हो गया, ठीक है। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सब रेजिस्टर ही होते हैं, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं हो पाती है। पीछे वाले पेज में हमने देखा था कि उसमें रेजिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अगर उन रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे या लाइन में कनेक्ट कर दिया जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टर्स इन सीरीज़ लाइन में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पर सर्किट डायग्राम है, ये रेजिस्टर है 1, 2 एंड 3 रेजिस्टर्स हमने सीरीज़ में यानी कि लाइन में कनेक्ट कर दिया है। पहले वाले रेजिस्टर में रेजिस्टेंस है R1, फिर R2 है सेकंड, एंड थर्ड वाले का है R3। इन्हें एक बैटरी से और एक एम्प मीटर से हमने कनेक्ट कर दिया गया। यह है स्विच और ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसे हम कहेंगे I। बैटरी इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी यानी कि वोल्टेज क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो करेगा। तो आप इसमें देखिए करंट की फुल डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है। तो ये शो हो रही है एरो के थ्रू, ऑलराइट। ये यहाँ से जाएगा इस तरफ से यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। करंट के लिए हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो पूरे सर्किट में सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं वोल्टेज की। कुछ वोल्टेज में फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस यूज़ करेगा, कुछ वोल्टेज सेकंड करेगा यूज़, और कुछ वोल्टेज थर्ड रेजिस्टर यूज़ करेगा, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है वो अलग अलग होगी। मान लीजिए R1 की वोल्टेज है वो V1 है, इसका और इसका जो रेजिस्टेंस का जो नॉमेनक्लेचर वो R1 और उसी का वोल्टेज है V2, और R2 का वोल्टेज है उसमें V2, और जो थर्ड वाला है रेजिस्टर है R3 उसका V3 हम वोल्टेज लिख लेते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट हम कर लेते हैं कि R1 में कितना वोल्टेज होगी। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V = IR है, I यानी कि करंट और रेजिस्टेंस है R1। तो हम V1 को क्या लिख सकते हैं, IR1। इसी तरह से सेकेंड तरह से भी हम वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पर भी I ही है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर R2 है। तो सेकेंड वाले में वोल्टेज जो होगा उसमें होगा IR2। उसी तरह से बिल्कुल वैसे ही R3 जो रेजिस्टर्स है उसका वोल्टेज हम कैसा लिखेंगे, V3 = IR3। उसी ओम्स लॉ के फॉर्मूले से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अगर हमको यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टर्स की वोल्टेज को चेक करनी है, हमको यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएंगी उसे हम कहेंगे V1 यानी कि फर्स्ट वाले की रेजिस्टर की वोल्टेज। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड रेजिस्टर में भी वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर लेंगे। हम पता लगा सकते हैं कि V2, और थर्ड वाले में भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि V3 कितना आएगी। बात आती है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल वोल्टेज हम कहेंगे V वोल्टेज, I करंट और R होगा हमारा रेजिस्टर। जो ये सर्किट है इसमें टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल वोल्टेज को हम लिखेंगे V = में हो जाएगा इन तीनों का वोल्टेजेस का एडिशन। तो V = V1 + V2 + V3। अब देखो V की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V = IR। तो V की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, IR पुट कर सकते हैं, ठीक है। और = में हम V1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर IR1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं IR1। इसी तरह से V2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, IR2 + IR2। इसी की तरह से V3 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी, IR3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडिशन का साइन करके IR3। अब यहाँ पर देखिए I राइट साइड में सब में कॉमन है, तो अब I को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हम लिख लेंगे R1 + R2 + R3, और इसी तरह से यहाँ पर IR एज इट इज़ हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। I कॉमन लेने के बाद इस तरफ में भी I है और इसमें भी I है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 + R2 और R3 का एडिशन, ठीक है। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का मिल जाएगा। कहीं भी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया हो तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस R1 + R2 या R3 यानी कि तीनों रेजिस्टेंस का ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कहाँ कनेक्ट होते हैं, कोई एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ठीक है।
इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो दिवाली में हम लाइटनिंग करते हैं, जो लाइन से लड़ियाँ लगती हैं, जो लड़ियाँ बल्ब्स जो होती हैं वो सीरीज़ में ही कनेक्ट होती हैं सभी बल्ब्स, ठीक है। यही हमारा है रेजिस्टर्स इन सीरीज़। नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं कि रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। अब है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में अरेंज किया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे होगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। फर्स्ट रेजिस्टर, सेकंड रेजिस्टर और थर्ड रेजिस्टर को हमने, फर्स्ट वाले का है R1, सेकंड है R2 और थर्ड वाले का है R3, लेकिन इनको एक हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। करंट को मापने के लिए हमने एम मीटर यूज़ किया है, जो रेजिस्टर्स को क्या है लाइन में है, सीरीज़ में है। और उनमें वोल्टेज मापने के लिए हमने क्या किया है, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है जो रेजिस्टर्स के पैरेलल है। जो भी ये वायर्स है इनमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर आई करंट इन वायर्स में फ्लो हो रहा है। करंट जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचेगा, कुछ करंट R1 में जाएगा, कुछ R2 में चला जाएगा, कुछ R3 वाले रेजिस्टर में चले जाएगा, ठीक है। तीनों रेजिस्टर में अलग अलग करंट होगा, यानी कि डिफरेंट होगा, ठीक है। बात की जाए वोल्टेज की, क्योंकि वोल्टेज सेम होगा क्योंकि तीनों के पैरेलल हमने उसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। हमने पढ़ा था V = IR। यहाँ पर करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। करंट यानी कि I की वैल्यू फाइंड करेंगे, या R की वैल्यू, R को भेज देंगे हम इस तरफ। जो R की तरफ मल्टीप्लाई में तो V की तरफ डिवीजन में हो जाएगा। V/R = I की वैल्यू आ जाएगी V/R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। मान लीजिए फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में I1 फ्लो कर रहा होगा, सेकेंड वाले में I2 फ्लो कर रहा होगा और थर्ड वाले रेजिस्टर में करंट I3 फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम पहले I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। I1 की वैल्यू क्या आएगी, I होता है V/R। इस वाले रेजिस्टर में टोटल वोल्टेज V है और रेजिस्टर है R1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V/R1। इसी तरह से सेकंड वाले में रेजिस्टर यानी कि I2, जिसके करंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा V/R2। वोल्टेज इसमें भी V है और रेजिस्टेंस इसमें R2 है। इसी तरह से थर्ड वाले रेजिस्टर में भी हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा I3 = V/R3। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R3। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल करंट हो जाएगा I, जो किसके इक्वल होगा I1 + I2 + I3। जो करंट इन तीनों रेजिस्टर्स में होगा, जो फ्लो हो रहा है, उन्हीं तीनों का एडिशन होगा टोटल करंट, ठीक है। I हमारा होगा I1, I2 एंड I3, प्लस कर देंगे उन सबको। तो I की वैल्यू हम पुट कर देंगे V/R, क्योंकि V/R यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो I की जगह हम यहाँ पर V/R लिख देंगे। = में हो जाएगा I1 की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ला ली है, I2, I3 हमने लिखा है, इन तीनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ दी गई है, उसे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो I1 की जगह हम क्या लिख देंगे, V/R1 + V/R2 + I3 की वैल्यू हो जाएगी V/R3। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा V/R, यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, = आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए V तीनों में कॉमन आ रहा है, तो V को हम क्या कर देंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लगा देंगे। उसके बाद अंदर क्या बचाएगा, क्योंकि V हमने हटा दिया तो वहाँ क्या आ जाएगा 1/R1। फिर इसी तरह सेकंड में भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, V को हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 1/R2। बिल्कुल इसी तरह से V हटा के 1/R3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी V है, इस तरफ भी V है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो उसका रेसिप्रोकल इक्वल होगा इन तीनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, उसको हम पलट दे तो वो इक्वल हो जाएगा। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ही होगा। अगर रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट पैरेलल हो, अगर हमसे बोला जाए कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। रेजिस्टर्स को हमने दो तरीके से कंबाइन किया था, पहले सीरीज़ में, उसके बाद पैरेलल में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में I यानी कि करंट कांस्टेंट होता है, और इस कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस आता है वो टोटल रेजिस्टेंस आता है, वो इन तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस का सम होता है, यानी कि R1 + R2 + R3। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर निकला है। मान लीजिए यहाँ पर 3 रेजिस्टर की वजह से यहाँ पर 4 रेजिस्टर्स देते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली हम क्या कर देंगे, हम
4 यहाँ लिख देंगे, फोर्थ वाले रेजिस्टर्स का हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 दे रखे हैं तो इस तरह से हम उसको ऐड कर देंगे, R4, R5, R6 इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। पैरेलल रेजिस्टर्स में टोटल जो होता है वो वोल्ट उसमें कांस्टेंट होता है, तो उसमें 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रेजिस्टर दे के रखा है तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, फोर्थ वाले का 1/R4 ऐड हम कर देंगे। इस तरह से अगर 5, 6, 7, 8, R5, R6, R7 इस तरह से हम ऐड करते चलेंगे, रेसिप्रोकल करते के, ठीक है। इसका हमको रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। अब बात आती है हमारे रेजिस्टर्स यानी कि जो अप्लायंसेस लगे रहते हैं, फैन, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, उनको किस तरह से कंबाइन किया जाता है? क्या उनको सीरीज़ में कंबाइन किया जाता है या पैरेलल में कंबाइन किया जाता है? तो हमारे घरों में जो रेजिस्टर्स या जो अप्लायंसेस होते हैं उनको पैरेलली कंबाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट्स में देख लेते हैं, उनको एक एक करके हम समझ लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। इसमें सबसे पहला है इन सीरीज़ व्हेन वन रेजिस्टर फेल्स द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क्स, ठीक है। जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होती है उसमें अगर कोई एक भी रजिस्टर फेल हो जाए या टूट जाए, ब्रेक हो जाए, किसी तरह का डिफेक्ट हो जाए तो उसमें करंट आगे की तरफ फ्लो करेगा ही नहीं, यानी कि सर्किट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। एक रजिस्टर की वजह से बाकी रजिस्टर्स भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हमारा एक रजिस्टर यहाँ पर ऊपर R1 ब्रेक हो गया है, तो करंट क्या होगा, इस तरफ फ्लो नहीं करेगा, करंट R2, R3, R4 के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है। करंट को पास होने के लिए अभी भी हमें जगह मिल रही है। इसलिए घरों में जो भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें रेजिस्टर्स होते हैं, उसमें पैरेलली कंबाइन किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया, डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में I कांस्टेंट होता है, यानी कि जितना करंट इसमें उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा। सभी रजिस्टर्स में इक्वल करंट होता है। लेकिन अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो जैसे हमारा फ़ैन है उसको कम करंट की ज़रूरत होती है, कोई हमारा हैवी अप्लायंसेस है AC उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होने के कारण ये सक्सेसफुल नहीं होता है। वहीं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो उसमें कुछ करंट R1 में पास होगा, कुछ R2 में, कुछ R3 या R4। मान लीजिए हमारी AC है, ये फ़ैन है, AC को ज़्यादा करंट की ज़रूरत है तो ज़्यादा करंट इस तरह से पास होगा। फ़ैन को कम की ज़रूरत पास होती है करंट की, तो वहाँ से पास होगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने करंट की पास होती है उतनी ही उस रेजिस्टर्स के हिसाब से पास होती। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लेस एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि इन सभी का रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, ठीक है। वहीं पर बात अगर हम करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो उसमें रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उसका ऑपोजिट जुड़ता है। इसमें इसका रेजिस्टेंस कम होता है और रेजिस्टेंस कम होने की जगह करंट ईजिली फ्लो करता है। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट इफेक्ट होता है उसके बारे में हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है इफ़ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई कंडक्टर सिर्फ रेजिस्टिव है, यानी कि वो करंट का स्ट्रॉन्गली अपोज कर रहा है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, क्या होती है, या तो बैटरी होती है या तो सेल होती है, उनकी एनर्जी लगातार डिसिपेटेड होती रहती है, यानी कि वेस्ट होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी को कहा जाता है, दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपली होता क्या है, जो हमारे जो रेजिस्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक हम यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।